नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। अपने नरेंद्र भाई की एक बहुत बड़ी खासियत है, वो दोस्ती निभाना जानते हैं। और दोस्त अडानी जैसा हो फिर तो कहने ही क्या। जहां भी लगता है कि दोस्त का फायदा हो सकता है, एक दौरा उस देश का खुद ही सेट कर लेते हैं। कई दिन बाद पता चलता है कि बंदा दोस्ती निभा कर आया है। लेकिन इस बार मामला अमेरिका का है। आपको पता ही है कि अडानी की गर्दन अमेरिका ने कस के पकड़ रखी, वो भी अमेरिकी जनता से ठगी के मामले में। मतलब अगर नपे तो बहुत ही लंबा नप जाएंगे। ऐसे ही नहीं कहा जा रहा है कि भारत सरकार दिल्ली से नहीं वाशिंगटन डीसी से चल रही है और असली प्रधानमंत्री डोनाल्ड ट्रंप है, भारत के सुपर प्राइम मिनिस्टर, सनातनियों के सबसे बड़े अब्बा हुजूर। उधर वाशिंगटन से इशारा करते हैं और इधर प्रधान सेवक मोदी दिल्ली में कलम चला देते हैं, भले इसके लिए देश को ताक पर रख देना पड़े। दोस्ती चीज ही ऐसी होती है। आगे जो हम बताने जा रहे हैं उसको जरा ध्यान से सुनिएगा कि कैसे 56 इंची छाती वाले मोदी अडानी को फायदा पहुंचाने के लिए अमेरिका के सामने रेंग गए। वैसे रेंगना तो मजबूरी थी, हुजूर ने दोस्त के लिए बस आपदा में अवसर खोज लिया कि देश तबाह हो जाए तो हो जाए, अडानी की तिजोरी भरती रहनी चाहिए। देखिए कि 18 दिसंबर 2025 को प्रधानमंत्री ट्रंप ने, सनातनी ट्रंप ने वॉशिंगटन में नेशनल डिफेंस ऑथराइजेशन एक्ट यानी NDAA साइन किया। इसमें कहा गया है कि भारत के परमाणु ऊर्जा संयंत्रों का अमेरिका और भारत संयुक्त रूप से आकलन करेंगे, निगरानी करेंगे। भारत का करना तो समझ में आता है, अपने देश का मामला है, लेकिन मोदी जी ने कहा कि अमेरिका भी कर सकता है। संप्रभुता की ऐसी की तैसी। देखिए, NDAA अमेरिका का सालाना रक्षा कानून है जो तय करता है कि अमेरिकी रक्षा बजट कितना होगा, सेना की प्राथमिकताएं क्या होगी, किन देशों पर प्रतिबंध लगेंगे, किन देशों के साथ सैन्य साझेदारी होगी, वगैरह वगैरह। मतलब ये अमेरिका का घरेलू कानून है। लेकिन अपने घरेलू कानून में उसने मोदी को आंख दिखाकर भारत के परमाणु संयंत्रों की निगरानी का क्लॉज जोड़ दिया है। NDAA के प्रावधान साफ कहते हैं कि जो देश रूस, ईरान, चीन से रक्षा सौदे करेंगे उसे अमेरिकी प्रतिबंध झेलने पड़ सकते हैं। जैसे भारत ने रूस से S-400 खरीदा तो काटसा जैसी व्यवस्था के जरिए अमेरिका ने दबाव बना दिया। यह अमेरिकी कानून भारत की संप्रभुता पर बहुत सीधे सवाल खड़े करता है, क्योंकि यह भारत को स्वतंत्र रूप से रक्षा सौदे, तेल सौदे या ऊर्जा सौदा करने से रोकता है। और अगर भारत स्वतंत्र रूप से ऐसा करेगा, करने की कोशिश भी करेगा, तो अमेरिका दंडित करने की बात करता है, पनिश। लेकिन ये तो कुछ भी नहीं, असली खेल समझिए। उधर डोनाल्ड माय फ्रेंड NDAA साइन करता है और इधर इसके ठीक 10 दिन बाद 28 दिसंबर 2025 को मोदी जी की सरकार ने दिल्ली में शांति बिल पास कर दिया। इसका मकसद परमाणु ऊर्जा क्षेत्र को निवेश के लिए खोलना था। यहां तक आपको बात सामान्य लग सकती है, लेकिन असली खेल जो मोदी ने किया है उसको समझना बहुत जरूरी है। परमाणु ऊर्जा क्षेत्र को निवेश के लिए खोलने के रास्ते में सबसे बड़ा रोड़ा मनमोहन सिंह के दौर में बना सिविल लायबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट 2010 था। मनमोहन सिंह ने सुनिश्चित किया था कि अगर किसी परमाणु संयंत्र में कोई हादसा होगा तो हर्जाना उसे चलाने वाली प्राइवेट कंपनी भरेगी। मतलब कंपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकती। मोदी जी ने शांति से पास किए गए शांति बिल में प्राइवेट कंपनियों को इस फालतू की जिम्मेदारी से मुक्त कर दिया। मतलब अगर परमाणु रिएक्टर फट जाए, रिसाव हो जाए, कोई या कई लोग मर जाएं, तो कंपनी कहेगी सानू की, मोदी जी से पूछो जाकर जुर्माना, हर्जाना, मुआवजा कौन देगा, हम जिम्मेदारी मुक्त। इस पर आगे फिर आएंगे, लेकिन अभी इससे भी बड़ा वाला खेल समझिए कि कैसे अडानी को कैसी भी आपदा में अवसर मुहैया कराना मोदी नहीं भूलते। शांति बिल के पास होने के करीब 1.5 महीने के बाद मोदी के मित्र गौतम भाई अडानी एक कंपनी बनाते हैं, अडानी एटॉमिक एनर्जी लिमिटेड नाम से। मकसद क्या है? परमाणु ऊर्जा का उत्पादन और वितरण। समझ रहे हैं ना? वैलेंटाइंस डे यानी 14 फरवरी को उन्होंने मोदी के साथ इस नए इश्क का उद्घाटन किया। याद कीजिए, सत्ता में आने के करीब 1 साल बाद अप्रैल 2015 में मोदी जी फ्रांस के दौरे पर गए थे। पेरिस में उन्होंने 10 अप्रैल को एक अनुमान के मुताबिक लगभग 60,000 करोड़ रुपए की राफेल डील साइन की। उसमें एक ऑफसेट कॉन्ट्रैक्ट रूल था।
मतलब इसका आधा पैसा भारत की कंपनी के साथ मिलकर खर्च करना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा। ब्लॉन्ड स्वीडिश लंबी छरहरी छोरी के शौकीन अनिल भाई अंबानी को यह बात पहले से ही पता थी, इसलिए उन्होंने डील साइन होने से केवल 12 दिन पहले 28 मार्च को रिलायंस डिफेंस नाम की कंपनी बनाई और सरकारी कंपनी HAL से छीनकर 30,000 करोड़ रुपए का ऑफसेट कॉन्ट्रैक्ट हासिल कर लिया, जबकि अनिल भाई को डिफेंस का डी भी नहीं मालूम था। नेशनल हेराल्ड के पत्रकार विश्वदीपक ने अनिल अंबानी और नरेंद्र मोदी की इस मिली भगत की पोल खोल दी थी, इसलिए तमतमाए अनिल अंबानी ने 50,000 की पगार पाने वाले विश्वदीपक के खिलाफ 5,000 करोड़ का मुकदमा दायर कर दिया था। जज साहब भी इस पर हंस रहे थे। खैर, सवाल है कि ऐसा क्यों होता है कि जब भी मोदी जी कोई डील साइन करते हैं या नया बिल लेकर आते हैं, उनके कॉरपोरेट मित्र लूट की नई दुकान खोलकर बैठ जाते हैं। जो काम मोदी ने अंबानी के लिए 2015 में किया था, वही काम उन्होंने 2025 में अडानी के लिए करके दिखा दिया कि मोदी है तो मुमकिन है। अमेरिका में धोखाधड़ी के मामले में फंसने के बाद उनके अडानी भाई थोड़े करीब हो गए हैं, इसलिए एयरपोर्ट, पोर्ट, एनर्जी इत्यादि इत्यादि के बाद अब मोदी सरकार उन्हें परमाणु ऊर्जा क्षेत्र भी सौंपने की तैयारी कर चुकी है। अब जब अडानी की गरीबी की चर्चा चल ही गई है, तो आप समझ लीजिए कि 2022 के बाद गरीबी रेखा से नीचे चल रहे अडानी भाई की संपत्ति प्रतिदिन 1600 करोड़ रुपए मात्र के हिसाब से बढ़ रही है। वाह नहीं बोलेंगे आप? तो कहने का मतलब यह है कि आपके हाथों में झुनझुना थमा दिया गया है। कभी कहा जाता है कि अयोध्या में बजाओ, कभी कहा जाता है कि मथुरा में बजाओ, कभी कहा जाता है कि काशी में बजाओ, कभी कहा जाता है पुरी में बजाओ। संघ और बजरंग दल वाले तो कहते हैं हमने ऐसे 200 मंदिरों की खोज की है जहां सनातनी हिंदुओं से झुनझुना बजवाने की तैयारी है। तो सर जी, आप झुनझुना ही बजाते रह गए और मोदी जी ने अडानी के लिए देश का घंटा ही हिला कर रख दिया। जिसको जो उखाड़ना उखाड़ ले। और अडानी जी के लिए आने वाले दिनों में मुश्किल ना हो, इसलिए मनमोहन सिंह के बनाए हुए सिविल लायबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट 2010 का घंटा पहले उखाड़ दिया। इस कानून का सीधा मकसद था कि अगर कोई न्यूक्लियर दुर्घटना हो तो कंपनियों पर जिम्मेदारी तय हो, पीड़ितों को मुआवजा मिले। 2010 के कानून में सेक्शन 17B के तहत प्रावधान किया गया था कि अगर दुर्घटना सप्लायर की खराब तकनीकी या उपकरण से हुई है तो ऑपरेटर यानी NPCIL सप्लायर से पैसा वसूल सकता है। NPCIL सरकार का उपक्रम है, सप्लायर मतलब प्राइवेट कंपनी। जी और वेस्टिंग हाउस जैसी विदेशी कंपनियां कहती रह गईं कि यह प्रावधान हटना चाहिए, हम भारत में तभी आएंगे जब सप्लायर लायबिलिटी हटेगा। मनमोहन सिंह ने साफ कहा, बिल्कुल नहीं हटेगा, आपको ऐसे ही काम करना पड़ेगा, आपको जिम्मेदारी से मुक्त नहीं कर सकते। लेकिन मोदी जी ने कहा, मेरे दोस्त को इन सब के बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है, न ट्रंप को न अडानी को। उनका काम केवल भारत की छाती पर चढ़कर उसकी आत्मा को चूसना होना चाहिए। यहीं से खिलवाड़ शुरू होता है। नए कानून में न्यूक्लियर कंपनी को छुट्टा सांड बना दिया गया, किसी के प्रति उसकी कोई जवाबदेही नहीं होगी। कंपनी आएगी, मुनाफा कमाएगी, लेकिन दुर्घटना होने की सूरत में कोई जवाबदेही नहीं लेगी, न सरकार कुछ बोल सकती है। यह सारा झमेला ऑपरेटर का होगा। तो भारत में ऑपरेटर कौन है? NPCIL, भारत सरकार की कंपनी। मतलब अगर दुर्घटना होगी तो सारा मुआवजा NPCIL देगा, यानी अंततः भारत सरकार देगी, यानी भारत की जनता ही मरेगी और भारत की जनता ही मुआवजा देगी। कंपनी साफ बच निकलेगी। लेकिन खिलवाड़ इतना ही नहीं है साहब, मुआवजे की सीमा बहुत कम रखी गई है। न्यूक्लियर हादसों में नुकसान अरबों डॉलर का होता है, लेकिन भारत के कानून में कुल देनदारी की सीमा भी तय कर दी गई है। सरकार ने न्यूक्लियर पावर के धंधे में उतरे अडानी सेठ को सारी जिम्मेदारियों से मुक्त करने के लिए न्यूक्लियर इंश्योरेंस पूल बना दिया है, ताकि कंपनियों को लायबिलिटी का कोई डर ही न रहे। लेकिन सवाल है कि बीमा का पैसा कौन देगा, प्रीमियम कौन भरेगा? जनता और सरकार? ऐसे ही थोड़े ना बोल रहे हैं कि दोस्ती हो तो मोदी और अडानी जैसी। राष्ट्र, राष्ट्रभक्ति और राष्ट्रवाद सब कुछ इस दोस्ती के आगे तिलहंडे में चला जाता है।
इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर दीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।